मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे पैट के 2023 के उन पुराने क्वेश्चनों पर जो आपके 2021 के एग्जाम में आए यहाँ से। और मैं आपको ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, आज पार्ट 2 में मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा पुराने क्वेश्चनों की। और ये पैट की वो श्रृंखला है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग अपनी पेन कॉपी निकाल लेंगे और क्वेश्चनों को लिखते जाएंगे। जो कल क्वेश्चन छूट गए थे आपके, उन क्वेश्चनों में चर्चा करूंगा आप लोगों से। यहाँ पर ये यूपी ट्रिपल एससी पैट, यहाँ पर बात करूंगा आपसे। जो आपका प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत, यही हमारी आपकी बातचीत होगी आपके इस प्लेटफॉर्म पर। आप सब लोग अंत तक बने रहेंगे क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए देके जाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो पैट 2021 का है, उसकी प्रथम पाली के कुछ क्वेश्चन जो कल छूट गए थे, उन पर चर्चा करूंगा। आप सभी लोगों का पढ़ाई की पंचायत प्लेटफॉर्म पर पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और कल चंद्रयान 3 जो हमारा दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा चंद्रमा के, वो उसके लिए पूरा भारत आज हर्षोल्लास मना रहा है। सबके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और हम सब लोग आज एक नई ऊर्जा से उत्प्रोत हैं क्योंकि भारत ने एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा कार्य कर दिया जो दुनिया का आज तक कोई राष्ट्र नहीं कर पाया है। ये एक ऐसा पल है जो पूरे भारत को गौरव से और गर्व से भर दे रहा है। मैं चर्चा करूंगा आपसे आज इन पुराने क्वेश्चनों पर। और जीएस के कुछ 5 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के रह गए थे, भूगोल के। कल 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 5 क्वेश्चन पॉलिटी के और 5 क्वेश्चन इको के, 5 क्वेश्चन जीएस में आपके ज्योग्राफी के रह गए थे। तो मैं बात करूंगा आपसे मैं पहले क्वेश्चन पर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा पूछ रहा है वो आपसे। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इसको आप बताएंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा ये यहां से। तो क्या वो केरल में है, क्या वो असम में है, क्या वो पश्चिम बंगाल में, या वो मध्य प्रदेश में है? चूंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये विशेष तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण, ये असम राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है ये असम राज्य में स्थित है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि काजीरंगा क्यों फेमस है, आप देखिए इसको। तो काजीरंगा के लिए आप एक लाइन जोड़ लेंगे यहां पर, ये एक सींग वाले गैंडे, एक सींग वाले ये गैंडे के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। बहुत बहुत वेरी मोस्ट है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे। यानी कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। और कहां मिलेगा हमें? असम में। आप याद कर सकते हैं ऐसे, काजीरंगा तो आ माने असम, समझने के लिए कर सकते हैं आपके। यहीं पर असम में एक बहुत महत्वपूर्ण एक अभ्यारण्य केंद्र है, मानस। कौन सा है वो? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। इसको आप लोग अंडरलाइन कर देंगे यहां से और इंपॉर्टेंट कर लेंगे। यानी ये भी असम में, यानी काजीरंगा असम में, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भी असम में, जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में आपके ज्योग्राफी से दूसरा क्वेश्चन आया है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके। दूसरा क्वेश्चन है बसंत विश्व होता है। तो वो पूछ रहा है आपसे, क्या वो बसंत विश्व आपके ये 22 दिसंबर को होता है, या 21 जून को, 18 जून को, या वो 23 सितंबर को होता है, या 21 मार्च को? तो आपके लिए एक बात बताया था मैं आपको, जो बसंत विश्व होता है, इस बसंत विश्व की जो डेट है वो सामान्यतः यहाँ होती है 21 मार्च को होती है आपके यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सामान्यतः 19 से 21 मार्च के मध्य मानी जाती है आपके, 19 से 21। इसको हमारे यहाँ मार्च विश्व के नाम से भी जाना जाता है। इसको मार्च विश्व भी कहते हैं, यहां से मार्च विश्व भी कहते हैं। अंग्रेजी में विश्व को इक्विनॉक्स बोलते हैं आपके। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा आपसे जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी वाला पार्ट। तो वो बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए, यहाँ से वो वाला पार्ट आपके ये वाला। इस क्रम में मैं आपको आगे ले जाऊंगा आपके जो सलाल बिजली, जो पनबिजली परियोजना हमारे यहाँ पूछ रहा है, वो किस नदी पर है? सलाल। तो मैं आपके लिए बता दूं, सलाल पनबिजली परियोजना कौन सी नदी पर है? क्या व्यास पर है, या रावी पर है, या चिनाब पर है, कि झेलम पर है? तो सलाल पनबिजली परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और ये परियोजना किस पर बनाई गई? चिनाब पर। कहां बनाई गई है? ये चिनाब नदी पर है। आपके लिए जानकारी लिए बताता हूं, ये जम्मू कश्मीर राज्य में। कहां पर? ये जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी क्षेत्र है वहां स्थित है आपके जम्मू कश्मीर में। और ये सलाल पनबिजली परियोजना के अलावा चिनाब पर, मैं आपके लिख देता हूं पर, चिनाब नदी पर जो बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, एक बगलिहार नाम की, कौन सी? बगलिहार नाम की परियोजना है। ये भी पनबिजली परियोजना है, बगलिहार पन बिजली परियोजना। ये भी इसी नदी बनी हुई है आपके यहाँ पर। इंपॉर्टेंट कर लेंगे आपको। यानी कि सलाल के अलावा बगलिहार बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी इसी में स्थित है। इसको बगलिहार को महत्वपूर्ण कर लेंगे। और कहां पर है ये? जम्मू कश्मीर राज्य में, जो कि आपके लिए
बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में और भी कई परियोजना चल रही हैं, लेकिन फिलहाल एग्जाम के लिए अब इन दो को इंपॉर्टेंट कर लेंगे, सलाल को और एक आपका बगलियार को। और इसके अलावा कुछ और परियोजनाएं, तो जब मैं जीएस वाले पार्ट में ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां इसको विस्तार से सटीक विश्लेषण के साथ बताऊंगा आपको, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल आप यहाँ पर बगलिहार को कर लीजिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एक परियोजना और भी है, चाहे तो यही कर सकते हैं उसको, करना चाहे तो आप लोग दुलहस्ती, इसको भी चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, दुलहस्ती पन बिजली परियोजना, यानी दो बताई मैंने आपको, आप चाहें तो इनको दोनों को नोट डाउन कर सकते हैं। एक बगलिहार है, एक दुलहस्ती है। इन दोनों परियोजनाओं को यहाँ पनबिजली तौर पर जाना जाता है और ये चेनाब नदी पर बनी हुई है। एक चाहे तो आपके अभी झेलम नदी पर एक परियोजना बनी है यहीं पर जम्मू कश्मीर राज्य में, उसका नाम है आपके तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना? तुलबुल है। यहाँ पर चाहे तो लिख लेंगे इसको तुलबुल। कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना। ये भी पनबिजली परियोजना है, बहुत महत्वपूर्ण है। तुलबुल नाम है इसका, बुलबुल नहीं है, ये तुलबुल है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में। और कौन सी नदी पर? झेलम पर है। तो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराए। सलाल जल विद्युत आया है, वो चिनाब नदी पर है। चिनाब पर और कौन सी है? तो वो बगलिहार परियोजना है। और वो कौन सी है? दुलहस्ती है। और मैंने बताया झेलम पर कौन सी है? तो तुलबुल परियोजना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में मैं आपको आगे ले जाऊंगा। आपके इसी क्रम में आपके और भी व्यास पर बनी हुई है, रावी पर है, इन पर चर्चा मैं जीएस वाले पार्ट में ज्योग्राफी में करूंगा आपसे, यहां नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो विश्लेषण मेरा अलग प्रकार का होगा। इसको फिलहाल याद करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र है, वो किसके लिए जाना जाता है? मैं यहां चर्चा करूंगा आप लोगों से। जो राजस्थान खेतड़ी क्षेत्र है, तो आप लोगों माइंड में, क्योंकि सरल क्वेश्चन है, आ गया होगा, खेतड़ी को किसके लिए जाना जाता है? तो आप बताएं, क्या वो एल्युमिनियम है, क्या वो इस्पात है, या तांबा या जस्ता? तो खेतड़ी को हमारे यहाँ तांबे के लिए यानी कॉपर के लिए जाना जाता है। खेतड़ी को भारत में कॉपर की कैपिटल भी कहते हैं, कॉपर की कैपिटल भी कहते हैं खेतड़ी को, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा तांबा निकाला जाता है। और आज से नहीं है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता से, जब हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तब भी हमारे यहाँ खेतड़ी से कॉपर को यानी तांबे को निकाला जाता था। और बड़ा महत्वपूर्ण है आपके यहाँ से, इसको अंडरलाइन कर देंगे। और ये तांबे के लिए कौन जाना जाता है? खेतड़ी क्षेत्र है हमारा। इसके अलावा मैं आपको आगे चर्चा कर दूंगा आपको यहीं से। इस क्रम में वो पूछ रहा है, इनमें से कौन सी हिमालयी तंत्र की नदियां हैं? वो पूछ रहा आपसे कि हिमालयी तंत्र की नदियां कौन कौन सी हैं। यानी आप जानते हैं हमारे यहाँ 2 तरह की नदियां मानी जाती हैं, एक हिमालयन क्षेत्र की, एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र की, पेनिनसुला एरिया, हिमालयन एरिया। तो पूछ रहा है कौन सी हिमालयन की नदियां हैं। तो पहले ध्यान देना है वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है हिमालयन नदियां कौन कौन सी हैं, यानी कि प्रायद्वीप नहीं पूछ रहा है। तो हिमालयन की क्या वो कावेरी है, क्या वो गंगा है, या वो ब्रह्मपुत्र है, या गोदावरी है? तो आप जानते हैं हिमालयन क्षेत्र से हमारे निकलने वाली कौन सी नदी है आपके निम्न में? कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां? हिमालय से पूछ रहा है आपके। तो एक नदी हमारी गंगा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहां से निकल रही है। इसके अलावा और कौन सी हिमालय निकलने वाली? तो आप बताएंगे वो ब्रह्मपुत्र है, जो हिमालयन तंत्र से जुड़ी हुई, अर्थात उत्तर भारत से निकलने वाली नदियां हैं। हमारे यहाँ 3 तंत्र हैं, एक गंगा नदी तंत्र, एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और एक सिंधु नदी तंत्र। ये तीनों हिमालयन से जुड़े हुए हैं, यानी उत्तर भारत से बहने वाली ये महत्वपूर्ण नदियां मानी जाती हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक गंगा नदी तंत्र, एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और एक आपके सिंधु नदी तंत्र, बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि गोदावरी ये वाला पार्ट और आपका कावेरी वाला, ये दोनों कैसे हैं? ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। कहां से हैं ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं दोनों। कौन कौन सी? गोदावरी भी, ये रहा, मैं लिख दिया यहाँ पर, गोदावरी नदी भी है और कावेरी भी है। इसके अलावा कई और नदियां भी हैं हमारे यहाँ, जैसे महानदी है, जैसे कृष्णा है, ये सब नदी भी प्रायद्वीपीय नदियां मानी जाती हैं हमारे यहाँ। लेकिन गंगा है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु है, ये तीनों हिमालयन तंत्र की नदियां हमारे मानी जाती है। क्या उत्तर सही होगा इसका? 2 और 3, यानी कि इसको लगाएंगे आप 2 और 3 पे, यानी कि ये उत्तर आपका बिल्कुल यहाँ सही है, फिट बैठता है। गंगा ब्रह्मपुत्र हिमालयन तंत्र से निकलने वाली नदियां हैं। इसके अलावा इंडस जो आपका जो सिस्टम है, जो हमारे यहाँ सिंधु नदी तंत्र है, वो भी यहीं से निकलता है। इस क्रम में मैं आपको आगे ले जाऊंगा आपके, जो मैंने आपके लिए अन्य क्वेश्चन बनाए स्ट्रेटेजी के वाले पार्ट से, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन आपके लिए। मैं आपको इसी क्रम में, ये रहा यूपी SSSC में जो पैट के जो क्वेश्चन कहां से आए हैं, वो क्वेश्चन आए स्टैटिक जीके से, और यानी कि करंट अफेयर से। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक जो मैं करा रहा था आपको वो जीएस के क्वेश्चन थे। जीएस के आपके एग्जाम करीब 25-26 क्वेश्चन आए, जो आपके मैंने अभी हल कराए। हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, पॉलिटी क्वेश्चन 5,
5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के और 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। अब मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए ये क्वेश्चन, यानी स्टैटिक जीके, यानी ऐसा ज्ञान जो हमेशा बना रहता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूं 2021 के पैट के पेपर पर, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले हमें पेपर बनाने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमारा एग्जाम आ किस तरह का है, क्योंकि मैंने आपके लिए पैट के लिए एक विशेष सीरीज तैयार की है। अभी मैं आपका ये पेपर हल करवा रहा हूं, इसके बाद में पैट के अकॉर्डिंग बिल्कुल टू द पॉइंट वही प्रश्न कराऊंगा जो पैट के एग्जाम में आने वाले हैं। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही सीरीज करनी है, वही पार्ट पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन आपका पैट में वहीं से मिलने जा रहा है, ऐसा मैं आपको अभी दिखा दूंगा। कहीं से मिला लेना, उससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। फिलहाल मैं आपसे स्टैटिक जीके पर चर्चा करूंगा और ये पहला पार्ट है। संतरे में पूछ रहा है वो ऑरेंज में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है। पहला ही दिया उसने, इनमें से कोई नहीं। अमूमन तौर पर इस वाले विकल्प को एग्जामिनर चौथे नंबर पर रखता है, लेकिन पैट 2021 में इसको उसने पहले नंबर पर रखा। इनमें से कोई नहीं। क्या वो विटामिन ए है, क्या विटामिन बी है, क्या विटामिन सी है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी, यानी कि सही उत्तर इसका विटामिन सी है ये वाला। तो आपको जानना चाहिए संतरे में विटामिन सी की एक बड़ी मात्रा होती है। इसके अलावा संतरे में क्या होता है, संतरे में लोहा यानी कि आयरन भी होता है, इसमें पोटेशियम भी होता है। आपके क्या होता है, पोटेशियम भी होता है इसके अंदर। आपके संतरा इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें आयरन मिलता है, पोटेशियम मिलता है। इसके अलावा इसमें कुछ खनिज पदार्थ मिलते हैं, जैसे फ्रक्टोज है, जैसे आपके वेक्ट्रोज है, ऐसे फ्रक्टोज। ये जैसे ही खनिज पहुंचते हैं तो उससे मिठास आ जाती है। किससे? जैसे ही खनिज लवण विटामिन वाला विटामिन सी के लिए उपयोगी होता है, उससे हमारे तुरंत ऊर्जा आ जाती है इनके पहुंचने से। यानी मैं कह सकता हूं ये एक ऊर्जा को क्रिएट करता है। फ्रक्टेज और वेक्ट्रोज के पहुंचने पर ये क्या पैदा करता है, ये ऊर्जा पैदा करता है, उससे हमें ताकत मिल जाती है विटामिन सी। आप जानते हैं विटामिन बी, विटामिन ए ये अन्य वाहक है। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल रोग होता है और विटामिन बी की कमी से, विटामिन ए की कमी से आपके रेटिनॉल उसका रासायनिक नाम है। और इससे कौन सा रोग होता है, एक रोग होता है रतौंधी। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। और बी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है आपके। और इन दोनों का जो रासायनिक नाम है आप जानते होंगे, और इसका भी लिख देता हूं थोड़ा सा। सी की कमी से कौन सा रोग होता है आपके, वो मैं यहां लिख देता हूं आपको थोड़ा सा। सी की कमी से कौन सा रोग होता है आपके, सी की कमी से रोग होता है आपके, उस रोग का नाम है, आप नोट डाउन कर लेंगे, स्कर्वी। उस रोग का नाम है स्कर्वी, मैं लिख दिया आपके। स्कर्वी नाम का रोग होता है विटामिन सी कमी से, और इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका रासायनिक नाम है यहां पर रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। ये इसका केमिकल नेम है, नोट डाउन कर लेंगे। और इसका केमिकल नेम है थाइमिन। ये वाला थाइमिन इसका केमिकल नेम है। यानी रेटिनॉल विटामिन ए और बी का थाइमिन, ये इसके रासायनिक नाम है। और जो स्कर्वी जो रोग है, इस विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। यहां से उसको भी मैंने लिख दिया एस्कॉर्बिक, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। ये इसका रासायनिक नाम है किसका, विटामिन सी का। यानी कि विटामिन सी का सबसे अच्छा वाहक हमारे यहां माना जाता है। इसको नोट डाउन करेंगे क्योंकि शायद ये एग्जाम में आपके अभी आ जाए, इस वाले एग्जाम में आपके यहां से, क्योंकि मैं उसको देख रहा हूं आपके क्वेश्चन को यहां से। ये वाला ये एक क्वेश्चन है आपके, आंवला को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन सी का आपके स्रोत माना था। किसको, आंवला को। और मैं जो आपसे चर्चा कर रहा था अभी कि जो हमारे यहां पर विटामिन बी है, विटामिन बी के लिए दूध तो महत्वपूर्ण है ही। दूध तो आपके सब चीज में काम आता है, और दूध को संपूर्ण आहार भी माना जाता है। ये आपके समझ में आ गई वो बात आपके, इन सबको नोट डाउन कर लेंगे आपके। इसके क्रम में मैं आपको अगले इसके स्ट्रेटेजी के दूसरे क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो, इसको नोट डाउन करेंगे क्योंकि एग्जाम में हाल के दिनों में स्ट्रेटेजी के प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। जैसे मैं बात करूंगा आपसे कि जो 18 कैरेट सोना है, कौन सा कैरेट सोना है, 18 कैरेट सोने में वो आपसे क्या कह रहा है, वो खरा सोना कह रहा है। यानी कि वो बात कर रहा है आपसे प्योर गोल्ड की। क्या बात कर रहा है, वो आपसे प्योर गोल्ड की बात कर रहा है। आप जानते होंगे 18% में वो पूछ रहा है 18 कैरेट सोना कितने परसेंट का होता है, तो आप बताएंगे क्या वो 100% है, क्या 75 है, क्या 80 है, क्या 60 है। तो इसका सही उत्तर है 75%। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि हमने 75% कैसे निकाला, तो इसका सही उत्तर है
क्योंकि हमारा जो शुद्ध सोना होता है, जो प्योर गोल्ड होता है, कौन सा होता है, जो शुद्ध सोना, आज के बाद कभी भी सोने के शुद्धता को निकालने वाले फॉर्मूले को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें प्योर गोल्ड निकालना हो तो हमें मालूम है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितना होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है आपके। और अगर हमें निकालना है कि 75% कितना होता है, तो कुछ करना नहीं है आपको, यहीं पर आपको 75 इंटू 24/100 ये वाला, यानी 75 गुणा 24/100। अगर वो तोड़ेंगे आप लोग, काट पीटी बराबर करेंगे तो ये 18% सोना बाहर आ जाएगा। यानी कि समझ गए होंगे आप लोग, जितने परसेंट सोना निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको। 60% पूछता है तो आप क्या करेंगे, 60 करेंगे गुणा 24/100, यानी 60 इंटू 24/100। जो भी निकालना हो गोल्ड कभी भी, क्योंकि शुद्ध सोने का जो मानक होता है वो 24 कैरेट होता है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेंगे, वेरी मोस्ट कर लेंगे, यहां से 24 कैरेट को इंपॉर्टेंट कर लेंगे। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो समझ गए होंगे, जितना भी सोना पूछा आपसे, अगर पूछता है वो आपसे 80%, तो क्या करेंगे 80 गुणा 24/100, तो लगभग 19 पॉइंट लगभग आपके आएगा यहां से आपके 19.2 सोने की शुद्धता है। प्रश्न उठेगा आपके कि आखिर 75% सोना अगर इसमें है तो आपका जो अशुद्ध भाग है, अगर 18% सोना हो गया शुद्ध, तो बाकी पार्ट क्या है? तो आप कह सकते हैं 18% तो शुद्ध सोना है, बाकी 6% तो क्या है, वो अशुद्ध धातु है। क्या है वो अशुद्ध धातु है। 18% आपके कि तो कौन सी 6%, 18% शुद्ध सोना है, और 6 भाग में जो 6 कैरेट बच गया वो आपका अशुद्ध धातु है। वो क्या है आपके, वो है जिंक है, कॉपर है और निकेल है। क्या है वो आपके जिंक के तौर पर है, जिंक है, वो कॉपर है, वो निकेल है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपके यहां से, ये शॉर्ट में फॉर्मूला, जिंक का Zn होता है, Cu का कॉपर होता है और निकेल का Ni होता है। ये अशुद्ध धातु है, जो कि कितना, कौन सा पार्ट है, ये 6% में शामिल, 6/6वां भाग है। यानी शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जो कि 100% माना जाता है। इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। जब भी परसेंट निकालना हो तो कुछ मत करना, जितने परसेंट पूछ रहा है उसमें 24 का गुणा कर देना और अपॉन 100 कर देना, जो बाहर आएगा वही इसका परसेंटेज है। मेरी बात समझ में आ गई हो आप लोग? यहां तक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन हाल के दिनों में आ रहा है। और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ये आप लिख लेना, ये महत्वपूर्ण बात है। ब्लीचिंग पाउडर, ये क्वेश्चन आ रहा है आपके, ये साइंस से क्वेश्चन स्ट्रेटेजी में पूछे जाते हैं। बीमारियों से, विटामिन से, खनिज लवणों से, और आपके जो आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट है मिश्र धातु से, कुछ आपके राजस्थानी नामों से, कुछ फिजिक्स की बात करूं तो लाइट से, साउंड ध्वनि से, एनर्जी ऊर्जा से, आपका हीट ऊष्मा से, कुछ ऐसे पार्ट हैं। बार बार प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, आपका जो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो क्या होता है, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ये सब ध्वनि की डेसिबल क्या इकाई होती है। ऐसे पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ब्लीचिंग पाउडर का राजस्थानी नाम पूछ रहा है वो आपसे, तो आप बता दीजिए क्या वो सोडियम क्लोराइड है, क्या सोडियम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। सही उत्तर इसका यहां पर छपा हुआ है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी सही उत्तर इसका ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो कौन सा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लेना कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड क्या करता है, इससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। क्या निकलती है इससे, क्लोरीन की मैं लिखा है क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्लोरीन की। और क्या करता है आखिर ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या करता है, तो ये जल के जो पीने का जल होता है उसके शुद्धिकरण में बड़ी भूमिका निभाता है। यानी जल के शुद्धिकरण में, यानी पीने वाला जल होता है उसके शुद्धिकरण में ये बड़ी भूमिका निभाता है। कौन निभाता है, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। कौन है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध आती है और ये जल के पीने वाले जल के शुद्धिकरण में, प्योरनेस में बड़ी भूमिका निभाता है। इस क्रम में मैं आपसे आगे बात करूंगा थोड़ा सा, जो और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैन निकाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद दोबारा वो रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन और नहीं होंगे, तो मैं आपको उसके अलावा कुछ चीजें और बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष का मापन की क्या इकाई है, तो आप बताएंगे क्या वो हवाई जहाज के लिए, क्या एक वर्ष में निर्वात बोलते हैं वैक्यूम बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश की गति होती है आपके, जो कि में चलती है, निर्वात में चलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है वो। तो आप बताएंगे एक वर्ष में जो निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है
ये इसे तय करता है। और आप जानते होंगे आखिर प्रकाश वर्ष क्या करता है, मैंने आपके लिए यहां तैयार किया है। असलियत में ये क्या है, ये लंबाई की एक मापन इकाई है। क्या ये, लंबाई की इकाई की, लंबाई की एक मापन इकाई है। कौन, जो प्रकाश वर्ष है आपके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। आगे पूछेगा कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो आप बता देंगे ये लंबाई की एक मापन इकाई है। कौन, प्रकाश वर्ष। और एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी का मापन करता है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर देंगे यहां से। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको उतार लेंगे सारी बातों को, और मैं आपको इस तरह में आगे ले जाऊंगा यहां से। अभी स्ट्रेटेजी के में मैंने पहले बता दिया 25-26 क्वेश्चन आपके 10-12 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के से आएंगे, और 12-13 क्वेश्चन आपके आएंगे करंट अफेयर से। इनको मिलाकर के पूरी श्रृंखला बनाएगी। ये श्रृंखला न सिर्फ पैट के लिए, बल्कि पुलिस के एग्जाम के लिए, आरपीएफ के लिए, अभी हाल में रेलवे के एग्जाम के लिए, अभी एसएससी जीडी के लिए और एसएससी सीजीएल, और बल्कि वनडे एग्जाम में जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उन सब के लिए प्रभावशाली साबित होगी। इसलिए ये मत मान लेना, ये पैट के लिए बता रहा हूं, और एग्जाम में भी आएगा। जैसे कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी है जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी मजबूत ब्रांड के तौर पर उभरी है? क्या वो वोडाफोन है, क्या वो एयरटेल है भारती, क्या वो आइडिया है, क्या रिलायंस? इस क्रम में रिलायंस जियो, आप जानते होंगे इसका जो एड चल रहा था जियो धननादन, और जियो ने हाल के दिनों में जो मजबूती पाई है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मुकेश अंबानी ने जो एक बहुत बड़ा कार्य कर दिया वैश्विक मंच पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5वें स्तर की बड़ी वैश्विक कंपनी बन गई। क्या नाम है? रिलायंस जियो। इसके बारे में आगे स्ट्रेटेजी के में आपसे और अधिक चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहा हूं, इसलिए अभी इसको इतना ही नोट डाउन करेंगे और लिख लेंगे इसको यहाँ से। इस क्रम में मैं आगे ले जाऊंगा आपको। एक जो बड़ा क्वेश्चन है जो अभी भी कुछ दिन पहले चर्चा में रहा है आपके, ये पूछ रहा बोल्ड परियोजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? क्या ये एमपी जुड़ी हुई है, क्या ये हरियाणा से या बिहार से या राजस्थान से? तो बोल्ड परियोजना बड़ी चर्चा में रही थी। ये राजस्थान से जुड़ी हुई एक परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जान लेना कि ये परियोजना जो बोल्ड परियोजना है, इस बोल्ड परियोजना मतलब सूखे भू क्षेत्र पर मास, ये वाला इसको मैं हिंदी में देता हूं, सूखे मरुभूमि क्षेत्र पर बांस उद्यान, ये वाला एक ऐसी परियोजना सूखे मरुभूमि क्षेत्र पर, जो सूखा जो भू क्षेत्र है आपका, उस पर ये ऐसी परियोजना है जो बांस के लिए चालू की गई है आपके। और इसका जो मतलब है यहां पर बताया था थोड़ा सा आपको। यहां पर इसका जो मतलब है मैं यहां क्लियर करता हूं उसको। यहां पर आपके इसका मतलब होता है, बी का मतलब है ये यहां पर बाम्बू, यहां पर ओ का मतलब है ओआसिस, और एल का मतलब है लैंड्स, और डी का मतलब है ड्रॉट। यानी कि आप कह सकते हैं इसको एक लाइन में, अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छा कर दूं आपके इसको बढ़िया तरीके से आपको, तो यहाँ इसको ऐसे लिख लीजिए आप इसको। जो हमारे यहाँ ड्रॉट मान क्या होता है? ड्रॉट मान सूखा होता है। यानी ये कर देंगे आप यहां से, क्या करना चाहें, सूखे भू क्षेत्र, यानी जो लैंड एरिया है। आप जानते होंगे ये परियोजना का संबंध थोड़ा सा और अच्छा कर लेंगे। इस परियोजना का संबंध उदयपुर, ये उदयपुर में चालू की गई थी। इसको भी थोड़ा अंडरलाइन कर दें। आखिर ये बोल्ड परियोजना राजस्थान ने कौन से क्षेत्र में चालू की है? तो आप बता देंगे कि उदयपुर में चालू करी थी, राजस्थान के उदयपुर में। तो सूखे भू क्षेत्र पर क्या है? बांस, यहां पर भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान, ये यहां पर बांस मरु उद्यान, ये परियोजना है यहां पर। इसको हिंदी में कहते हैं, आपके देख लेना, नाम है इसका बोल्ड, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको अगले पार्ट में ले जाऊंगा, यहीं पे आपके जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है वो भी आपके, और वो क्वेश्चन है आपके यहां पर। यानी 7वां क्वेश्चन है आपका श्रृंखला का, जो पैट का। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त जो वैक्सीन लगाई गई है, इसको लेने वाला पहला देश, चूंकि हम लोग कोविड-19 में बड़े प्रभावित रहे कोरोना काल में, तो आखिर जो हमारी यूएनओ एजेंसी है, कोवैक्स नाम की जो हमारी योजना चल रही थी, पहला कौन सा देश है जिसको फ्री में ये वैक्सीन मिली? सूडान है, नाइजीरिया है, दक्षिण अफ्रीका। तो वो राष्ट्र कौन सा है? तो घाना है। ये घाना आखिर किस महाद्वीप का? ये अफ्रीका महाद्वीप का एक कमजोर राष्ट्र है, अफ्रीका महाद्वीप का। और आपको जानना चाहिए यहीं के इसी अफ्रीका महाद्वीप में घाना के
एक व्यक्ति रहे हैं बहुत जो महत्वपूर्ण है आपके, वो घाना के ही हैं और उनका नाम है आपके कोफी अन्नान। क्या नाम है? कोफी अन्नान। ये व्यक्ति 10 साल तक कोफी अन्नान 10 वर्ष तक यूएनओ के क्या रहे? महासचिव। कोफी अन्नान यूएनओ के महासचिव रहे। इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूं यहां पर क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों के पक्षधर थे और इनका भी मानना था कि भारत को यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी मेंबर बन जाना चाहिए। ये सुधारों के पक्षधर थे, लेकिन कुछ राष्ट्रों के चलते ये उन सुधारों को लागू नहीं करवा पाए। ये यूएनओ के 10 साल तक जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव रहे और इनका संबंध कहां से? घाना से। कहां से? घाना से। अफ्रीका महाद्वीप से अभी तक यूएनओ में 2 महासचिव बने, एक मिस्र से बने हैं, उनका नाम है डॉक्टर बुतरस घाली। डॉक्टर बुतरस घाली और दूसरे हैं कोफी अन्नान, जिनका संबंध कहां से? घाना से है। और घाना की कैपिटल कई बार पूछ लेता है, तो घाना कैपिटल अक्रा। इसको भी चाहे तो कर सकते हैं। घाना की जो कैपिटल कौन सी है वो अक्रा है। देख लेना यहाँ पर, आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है। इसके अलावा मैं आपको आगे ले जाऊंगा आपके, और अगला क्वेश्चन इस क्रम में आपके यहां देखेंगे, इनमें किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन हुआ है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक का भी है, वैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए इसको। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने 6 राज्यों में शुरू किया था, अर्थात 6 शहरों में शुरू किया है। तो आपको पहले अगर वो 6 क्षेत्र याद हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो यहां से बताता हूं आपको, एक क्षेत्र था हमारा अगरतला। कौन सा है वो अगरतला है यहां से। एक क्षेत्र वो रांची है, लिखा हुआ है यहाँ पे आपके। एक क्षेत्र वो चेन्नई है, बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं कह सकता हूं। यानी इस परियोजना को शुरू में केवल 6 राज्यों में शुरू किया गया, अगरतला में, रांची में, चेन्नई में, और कहां किया गया है? इसके अलावा यूपी के लखनऊ, यहां पर लखनऊ, यहां कर लेंगे इंदौर, और एक और था आपके राजकोट। कौन सा है वो? राजकोट। यानी कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने आपको। यहां से ये हल्का सा मैं साफ कर देता हूं इसको थोड़ा सा, यहां से इंदौर, यहां से ये साफ हो जाएगा आप लोगों को, इंदौर यहां से। और एक क्षेत्र है राजकोट, यानी ये मैंने थोड़ा छोटे लिख दिया आपके। ये अगरतला कहां है? अगरतला आपके त्रिपुरा की कैपिटल है, रांची आपके झारखंड की कैपिटल है, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। चेन्नई आपके तमिलनाडु की कैपिटल है, लखनऊ आपके यूपी की कैपिटल है, इंदौर आपके मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर है जिसको मिनी मुंबई भी कहते हैं। इंदौर राजधानी नहीं है, इंदौर मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर है। और राजकोट गुजरात का एक बड़ा शहर है, ना कि गुजरात की राजधानी है। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। कौन सी है? और मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। ये स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है, यानी 6 राज्यों में। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर है इसका पटना। यानी कि जो लाइट हाउस परियोजना है वो कहां लागू नहीं है? वो बिहार, यानी कि पटना, बिहार की राजधानी पटना है, पटना नहीं है। 6 क्षेत्रों में, यानी कि रांची में है, चेन्नई में, अगरतला में, कहां नहीं है? वो पूछ रहा कहां नहीं है, तो पटना में नहीं, यानी बिहार में नहीं है। कहां है? वो अगरतला में है, वो रांची में है, वो चेन्नई में है, वो आपका लखनऊ में, वो इंदौर में, और वो राजकोट में। कहां पर है? राजकोट में, जो कि गुजरात का एक शहर है। देख लेंगे इसको आपके। इसके अलावा मैंने आपके लिए क्वेश्चन और निकाला यहीं से, जो आपको काफी प्रभावशाली है, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। आपके सारे क्वेश्चन निकाल दिए। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जो कि डोपिंग में पाया गया आपके, और अपराधी उसको प्रतिबंधित कर दिया गया? वो नाम उसका सुमित मलिक है। ये रेसलर है सुमित मलिक आपका, और ये डोपिंग में दोषी पाया गया। बाकी आप लोग जानते हैं, पवन कुमार है, योगेश्वर दत्त है, ये ओलंपियन है योगेश्वर दत्त, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। सुमित मलिक को डोपिंग में पाया गया। ऐसे क्वेश्चन में अभी 23 के लिए करंट में मैंने आपके लिए निकाले, वहां चर्चा करूंगा इसके ऊपर आपके, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये शायद आगे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सुमित मलिक फंसा था यहाँ पर, इसको देख लेंगे यहाँ से। इसके अलावा मैं आपको इसी क्रम में आगे ले जाऊंगा यहाँ पे, बड़ा ये महत्वपूर्ण, चूंकि हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है आपके, और कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री कौन है? कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री का नाम है, जो अभी बने हैं, क्या नाम है वो? सुखविंदर सुक्खू। क्या नाम है? सुक्खू जी हैं आपके, जो अभी बने आपके वहां से। और ये जो योजना आई थी आपके, ये वाला एंड टू एंड योजना आपके यहाँ पर, यानी बिल्कुल अंत से लेकर अंत तक, यानी एक प्रकार से जो कौन सा राज्य उस समय आपके जब योजना आई थी, तो जयराम ठाकुर, कौन थे? जयराम ठाकुर, ये वाला, ये उस समय सीएम थे। और इस समय कौन है?
इस समय आपके सुखविंदर सुक्खू जी हैं आपके, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये योजना कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश की। क्या होता सही है इसका? हिमाचल प्रदेश, यानी कागज रहित कैबिनेट प्रणाली को लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो आपका हिमाचल प्रदेश है। उस समय सीएम थे जयराम ठाकुर, और वर्तमान में कौन है? सुक्खू जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, वो सीएम है आपके हिमाचल प्रदेश के। और हिमाचल प्रदेश इस समय बुरे दौर से गुजर रहा है, जो मैं चर्चा कर रहा हूं। अभी हाल ही में जो शिमला क्षेत्र है वहां पर भूस्खलन भी हुआ है और बादल भी फटे हैं, जिसके चलते शिमला को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा है। पूरा देश हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ा हुआ है, हम भी खड़े हुए हैं, आप लोग भी खड़े हुए हैं, पूरा देश खड़ा हुआ है। और हिमाचल के प्रति हमारी जो आपकी सहानुभूति बहुत ज्यादा है, और पूरा देश कदम से कदम मिलाकर इनके लिए पूरा जिगरा लड़ा के खड़ा हुआ है आपके हिमाचल के लिए। तो ये योजना यहाँ की हैंड टू हैंड आपके, यानी पहली बार यहाँ पर ये इसको स्टार्ट किया गया। कागज रहित कैबिनेट प्रणाली हुई है, कैबिनेट की मीटिंग हुई है, जो कि सरकार द्वारा उस समय आयोजित की गई थी आपके ये वाली योजना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ बना हुआ है, आपके एग्जाम आया ये रहा, कि जो कोस्टारिका है, चूंकि स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन आपका राजधानियों से जरूर पूछा जाता है। तो कोस्टारिका राजधानी ढाका है नहीं, ढाका किसकी है? बांग्लादेश की। किसकी है? ढाका राजधानी बांग्लादेश की है। इसको याद लिख लेंगे आप लोग। जो आपका सेंट जॉन्स कोस्टारिका की है, दिल्ली भारत की राजधानी है, और जो बीजिंग है वो चीन की राजधानी है आपके यहाँ से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट जॉन्स किसकी है? सेंट जॉन्स राजधानी कोस्टारिका की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस्टारिका एक देश है जो कि आपके जो लैटिन अमेरिकी देशों में शामिल है आपके कोस्टारिका आपके यहाँ से। इसके अलावा मैं आपको आगे ले जाऊंगा आपके यहाँ से इस क्रम में। यहाँ से मैं थोड़ा सा मैंने कुछ क्वेश्चन और बनाया आपके लिए, 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा को साझा करते हैं आपके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने भारतीय राज्य हैं जो नेपाल की सीमा को साझा करते हैं? क्या वो 2 हैं या 4 हैं या 3 हैं या 5 हैं? तो आप बताएंगे। इस क्रम में उनकी संख्या कितनी है? 5 है। आपको मालूम होना चाहिए नेपाल से कौन कौन से राज्य हैं जो इसकी सीमा को साझा करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो कौन कौन से हैं वो? एक तो वो उत्तराखंड है। कौन सा है वो? एक तो वो उत्तराखंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन सा है वो? दूसरा आपके वो उत्तर प्रदेश है। तीसरा कौन सा है वो? सिक्किम भी है, इसको जो सीमा को साझा करता है। और कौन सा है नेपाल से? और आपका पश्चिम बंगाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, पश्चिम बंगाल ये रहा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा 5वां राज्य कौन सा है जो नेपाल की सीमा से स्पर्श करता है? शायद आपके माइंड में आ गया होगा। मैंने कहा उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल है। एक राज्य ऐसा है जो अभी अभी, चूंकि एक ऐसी महिला है, सीमा ही नाम है उसका, सीमा, जो कि पाकिस्तान की है, और वो बिहार के रास्ते से एंट्री मांगी, नेपाल होते हुए आई, बिहार होते हुए। तो कौन सा है वो बिहार है अगला राज्य। और इत्तेफाक ऐसा है कि नाम उसका सीमा है, यानी 5 राज्य हैं जो कि इससे नेपाल की सीमा से स्पर्श करते हैं। इन 5 राज्यों को आप याद कर लेंगे। उत्तराखंड है, यूपी है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है और बिहार है, ये नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हाल ही में एक वोडाफोन जो कंपनी है, स्मार्टफोन बनाती है आपके, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया है। तो एक मैं अपनी जो पैड की सीरीज लेकर आया हूं, वहां मैं आपको ब्रांड एम्बेसडर पर विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन इसका उत्तर विराट कोहली है। विराट कोहली को वीवो कंपनी, जो कि बड़ी आपके फोन निर्माता कंपनी है, और ये कहां की है? चाइना की है। कहां की है? चाइना। ओप्पो है, वीवो है, MI, सब कहां की कंपनी है? ये तो चाइनीज कंपनियां हैं। और इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऐसे व्यक्ति को चुना है जो कि अपने आप में बहुत दिग्गज खिलाड़ी है आपके विराट कोहली, जो कि अभी बहुत तेजी से आगे निकल रहा है आपके, और बहुत अच्छा युवा प्लेयर है, और जो भारत को नए मुकाम पर और नई ऊंचाइयों पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से भारत नई नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है आपके। विराट कोहली एक बड़ा नाम। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आएगा आपके, ये वाला बड़ा क्वेश्चन है। तो आप जानते होंगे हिंदी दिवस बड़ा पॉपुलर है। 14 सितंबर को हमारे यहाँ हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आप जानते होंगे हमारे यहाँ संविधान सभा ने, किसने? हमारे यहाँ संविधान सभा ने, इसको आप इंपोर्टेंट करेंगे यहाँ से और लिख भी लेंगे। संविधान सभा ने हमारे यहाँ 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारे यहाँ और पूरी तरह से जो राजकीय भाषा के तौर पर अपनाने की घोषणा करी, और ये कहा 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हमारे यहाँ ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इसीलिए इस दिन इसको अपनाया था, संविधान सभा ने स्वीकार किया था, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को संविधान, ये आपका हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस पर हम लोग आगे भी चर्चा जारी रखेंगे आपके, कहां पर?
जब मैं आपको स्ट्रेटेजी के पार्ट पढ़ाऊंगा वहां पर। इसका जो अंतिम क्वेश्चन मैंने बनाया आपके लिए वो बड़ा खास है, क्योंकि इसमें कोई बात है क्वेश्चन में, अभी चर्चाओं में अभी ये क्वेश्चन, सार्क का कौन सदस्य राष्ट्र नहीं है। जब भी आप पेपर बनाने जाएं तो सबसे पहले देखना वो आपसे है पूछ रहा है कि वो नहीं है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि नहीं है। तो यहां क्या कह रहा है, वो नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें तो कौन सा राष्ट्र है, तो सीधा उत्तर इसका म्यांमार है। चूंकि मुझे ये सब याद है, आपको याद नहीं है क्योंकि आपने पढ़े नहीं है, तो जैसे जैसे पढ़ेंगे तो देखते ही आप आंसर बताएंगे कौन नहीं है। क्योंकि इसके मुझे सारे आठों जो राष्ट्र हैं वो मुझे आठों याद है इसके, तो आप भी याद कर लेंगे। उन 8 राष्ट्रों में एक राष्ट्र, ये 3 तो यही लिखे हुए हैं आपके, इन 3 के अलावा भारत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत राष्ट्र है। इसके अलावा कौन सा राष्ट्र है, पाकिस्तान है, ये इसमें शामिल है आपके, पाकिस्तान शामिल है आपके। इसके अलावा और कौन शामिल है आपके, इसके अलावा आपके भूटान शामिल है, यहाँ पर भूटान शामिल है यहाँ पर। इसके अलावा कौन है, श्रीलंका शामिल है इसमें आपके सार्क राष्ट्रों में। और कौन सा है, मालदीव शामिल है इसमें आपके, मालदीव राष्ट्र शामिल है। कौन सा है, मालदीव, ये मैं थोड़ा साफ लिख देता हूं इसको हल्का सा, यहां से मैंने इसके लिए आपके लिए दिया मालदीव लिख दिया यहाँ पर आपके। आप चालाकी से क्या करेंगे, इनकी राजधानियां भी याद कर लेंगे। जैसे भारत की आपको पता है दिल्ली है, पाकिस्तान की कौन सी है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, कौन सी है, इस्लामाबाद राजधानी है। भूटान की कौन सी है, भूटान की थिम्पू राजधानी है। श्रीलंका की कौन सी है, अभी अभी नई राजधानी है, जयवर्धने नगर, कौन सी, जयवर्धने नगर। पुरानी राजधानी कोलंबो है, आप देख लेना पुरानी राजधानी कौन सी है, कोलंबो। नई कौन सी है, जयवर्धने नगर, ये नई राजधानी है इसकी, जयवर्धने नगर आपकी इसी नई राजधानी है। इसके अलावा आपके मालदीव की माले राजधानी है, इसको देख लेंगे आपको। और अब देख रहे होंगे आप लोग, भारत की दिल्ली है, थोड़ा इसको भी लिख देता हूं, आपको पता है वैसे तो, लेकिन फिर भी बुरा मान जाएगा भारत आपके यहाँ से, दिल्ली नहीं लिखा मैंने, दिल्ली भारत की राजधानी नहीं दिल्ली, ये पाकिस्तान लिख दिया है। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है, तो बांग्लादेश की राजधानी है आपके ढाका, कौन सी है, ढाका राजधानी है। और अफगानिस्तान की काबुल राजधानी है, कौन सी है, काबुल राजधानी अफगानिस्तान की। और नेपाल की कौन सी राजधानी है आपके, काठमांडू, कौन सी है, काठमांडू राजधानी है, आपको याद होंगी ये चीजें। तो मैंने बता दिया कितने राष्ट्र हैं, सार्क में 8 देश शामिल हैं। एक क्वेश्चन आप एकदम पूछ सकता है कि सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है, सार्क का हेडक्वार्टर पूछता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हमको इसको हमारे यहां पर सचिवालय भी कहा जाता है, कि सार्क का सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट कहां पर है, इसको आप मुख्यालय भी कह सकते हैं, आपके मुख्यालय, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से सचिवालय कहां पर है, काठमांडू में ही है, कहां पर है, काठमांडू में है। और सार्क की स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना अगर आ जाए कि सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आप बताएं 1985 में इसकी स्थापना हुई है। ये आपके लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया। इस पर वीडियो पर आप जुड़े हैं, मैंने बता दिया श्रीलंका की पुरानी राजधानी कोलंबो है, नई राजधानी जयवर्धने नगर है, मैंने लिखा है वहां पर जयवर्धने नगर, न्यू कैपिटल ऑफ श्रीलंका, पुरानी राजधानी कोलंबो है। और मालदीव की माले। अभी हाल ही में आपके कई क्षेत्र चर्चा में रहे, जैसे श्रीलंका है, वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आया, बड़ा क्राइसिस आया, इतना बड़ा कि जनता ने विद्रोह कर दिया और वहां की संसद और राष्ट्रपति भवन पर हमला भी कर दिया उन लोगों ने। और वहां चीजों के दाम इतने महंगे हो गए, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, आर्थिक मंदी ने प्रभावित किया। आप सब जुड़े रहिए, अगले पेपर में आपके लिए, अगली सीरीज में आपके लिए कुछ नए वीडियो के साथ आ रहा हूं, बहुत धमाका करता हुआ आ रहा हूं, आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आऊंगा जो बिल्कुल नया है और बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग जुड़े इस वीडियो पर, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा ज्यादा लोगों पर इस वीडियो फैलाइए, ताकि मेरी बातें सब बच्चों तक पहुंच सके, घर घर मेरी आवाज पहुंच सके, ताकि बच्चों का ज्यादा ज्यादा भला हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। तो उन लोगों का जरूर ध्यान रखिए, ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं आपके। तब तक आपको प्रणाम, नमस्कार।